नमस्कार साथियों, आज मैं कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 3 जनसंख्या का वितरण, वृद्धि एवं घनत्व, वितरण, घनत्व, वृद्धि, इस टॉपिक पर बात करने आया हूँ। ये चैप्टर नंबर 3 जो मुख्य रूप से जनसंख्या पर आधारित है। जनसंख्या का वितरण कैसा है, विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार से है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, घनत्व कैसा है और वृद्धि के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में मैं बात करूँगा। इस चैप्टर को मैं 3 भागों में डिवाइड करके आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो पृथ्वी पर मानव सभ्यता के विकास के साथ उसमें आई जटिलताओं के कारण जनसंख्या का जो वितरण है वो सब जगह या सर्वत्र समान नहीं मिलता है। और यही कारण है कि जिस स्थान पर मानव के अनुकूल जो भौगोलिक दशाएं हैं, अगर अनुकूल है तो वहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है वो अधिक मिलेगा, और जहाँ पर मानव के अनुकूल भौगोलिक दशाएं नहीं है तो वहाँ पर जनसंख्या का वितरण कम मात्रा में मिलेगा। यदि यदि मैं देखूं या मैं आपको बताना चाहूँ तो मानव जो है एक संसाधन के रूप में है। मानव भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत मानव का केंद्रीय स्थान है, क्योंकि मानव ही अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता, उनसे प्रभावित होता है और उनमें परिवर्तन करता है। भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ एवं वनस्पति और जीव जंतुओं का जो उपयोग है वो केवल मानव ही करता है। ठीक है, अब मैं बात करूं प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के बारे में, तो प्राकृतिक संसाधनों का जो उपयोग है उसका संस्कृति निर्माण में जो एक बहुत बड़ा भाग है। इसलिए भूगोलवेत्ताओं के लिए पृथ्वी पर मानव का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जनसंख्या के वितरण और घनत्व की सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा। जनसंख्या के वितरण व घनत्व की मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा। जनसंख्या का जो वितरण और घनत्व है वो सामान्यतः एक ही अर्थ में समझा जाता है, जबकि जो ये वितरण है और घनत्व है दोनों को लगभग समान रूप से या एक जैसा समझा जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वितरण बिल्कुल अलग चीज हो गई और घनत्व बिल्कुल अलग चीज हो गया। यदि जनसंख्या के वितरण में बात करें तो जनसंख्या के वितरण में स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया जाता है, जिसमें पृथ्वी पर जनसंख्या के स्थितिमय पक्ष पर बल दिया जाता है, जिससे उस जनसंख्या के क्षेत्रीय प्रतिरूप को स्पष्ट किया जाता है। दूसरी ओर से यदि मैं जनसंख्या के घनत्व में बात करूं तो जनसंख्या के आकार और उस क्षेत्र के आनुपातिक संबंधों पर बल दिया जाता है। अगर मैं इसे और आसानी से समझने का प्रयास करूं तो जनसंख्या के जो वितरण में किस स्थान पर कितने लोगों का बसाव है ये मैं इसके अंतर्गत रखूंगा। यानी वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थोड़े अलग मिलेंगे, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक थोड़े अलग मिलेंगे। कैसा है, और घनत्व के अंतर्गत किसी क्षेत्र में अधिक लोग निवास कर रहे हैं, क्षेत्र एक लिमिटेड है मगर उसमें अधिक, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। यदि मैं बात करूं विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण की, विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण की,
तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या, पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या लगभग 2/3 जनसंख्या लगभग 14% भाग पर 14% भाग पर निवास कर रही है। यानी 2/3 जनसंख्या मात्र 14% पर निवास कर रही है। यानी 100 कुल जनसंख्या है तो उसमें से 14% पर 2/3 है, तो यानी कितने प्रतिशत भाग पर, यानी 86% भाग पर केवल 1/, बाकी का बचा हुआ भाग रखता है। अगर मैं बात करूं तो विश्व का 2/3 भाग लगभग निर्जन है। विश्व का 2/3 भाग लगभग निर्जन है। 2/3 भाग लगभग निर्जन है। 90% भूभाग पर, 90% भूभाग पर, 90% ये भूभाग पर लगभग 10% जनसंख्या निवास कर रही है। 90% भूभाग और 10% जनसंख्या, यानी 10 मोटे मोटे रूप में देखें तो ये 10 जो प्रतिशत भूभाग है, 10% भूभाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या का विश्व में वितरण बहुत ही असमान देखने को मिलता है। विश्व की 85% जनसंख्या, विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में है और बची कितनी 15% जो जनसंख्या है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आपको इससे स्पष्ट हो रहा होगा कि विश्व में जो 85% पॉपुलेशन उत्तरी गोलार्ध में है और मात्र 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और यदि मैं विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण की बात करूं तो लगभग विश्व की लगभग 3/4, विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या एशिया, यूरोप, महाद्वीपों में निवास करती है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग महाद्वीपों के किनारों पर है। विश्व की यदि जनसंख्या है कुल है 100, तो उसमें से 75% जो जनसंख्या है महाद्वीपों के किनारों पर निवास करती है और मात्र आपके 25% जो जनसंख्या है महाद्वीपों के अंतर्गम या मध्य भागों में निवास कर रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा विश्व में असमान जनसंख्या का जो असमान वितरण है उसका एक महत्वपूर्ण ये बिंदु कह सकते हैं। अब मैं बात करूं विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सागर तल से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई तक निवास करती है। ये भी एक बड़ी बात है कि ऊंचाई पर जो जनसंख्या है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो ये मैंने जितने भी आपको बिंदु बताए इससे ये पता चलता है विश्व में जनसंख्या का जो असमान वितरण है वो इस प्रकार से है। यदि मैं विश्व जनसंख्या के वितरण की बात करूं, यदि मैं विश्व जनसंख्या के वितरण की बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में विश्व की
राष्ट्र संघ की 2013 में जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ है। 714 करोड़ है। मोटा मोटा देखें तो विश्व की जो कुल जो जनसंख्या है 714 करोड़ है। विश्व अगर मैं बात करूं एशिया की तो एशिया विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। अगर एशिया की मैं बात करूं तो ये सबसे अधिक या सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। इसका विश्व में जो महाद्वीप है उनमें सबसे अधिक एशिया महाद्वीप की जनसंख्या है। इसके बाद विश्व की अगर मैं एशिया की बात कर लूं तो एशिया में जो विश्व की कुल पॉपुलेशन है उसका लगभग 60% भाग निवास कर रहा है। यानी अकेला एशिया विश्व की कुल पॉपुलेशन का 60% भाग रख रहा है। अगर मैं बात करूं इसके बाद तो अफ्रीका एवं यूरोप, अफ्रीका और यूरोप की बात करूं तो अफ्रीका लगभग 15 पॉइंट, ये तो था आपके 60.27%। और अफ्रीका की मैं बात करूं तो ये है 15.41% भाग। और इसके बाद यूरोप है, और यूरोप की यदि मैं बात करूं तो यूरोप की जो जनसंख्या है लगभग 10.37, विश्व की कुल जनसंख्या की 10.37% भाग है। अगर और इसके बाद में यदि बात करूं तो उत्तरी अमेरिका की बात करूंगा मैं। उत्तरी अमेरिका की जो जनसंख्या है और उसके बारे में मैं बात करूंगा दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका लगभग 7.80% विश्व की कुल जनसंख्या का रखता है। और दक्षिणी अमेरिका लगभग 5.8%, लगभग 5.8 तो नहीं, हम 5.62 अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 5.62। तो मोटे मोटे रूप में मैं आपको बता देता हूँ लगभग 60% भाग जो जनसंख्या का है, विश्व की कुल जनसंख्या का है 60% भाग वो निवास कर रहा है एशिया में। उसके बाद में लगभग 15.41% भाग है वो अफ्रीका में निवास कर रहा है। उसके बाद में 10.37% यूरोप में निवास कर रहा है। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका में लगभग 7.80% भाग है जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का। और दक्षिणी अमेरिका का लगभग 5.62% भाग है। अगर इसके बाद एक छोटा सा एक और है लगभग ओशनिया की ओर मैं बात कर लेता हूँ। ओशनिया की यदि मैं बात करूं तो ओशिनिया लगभग विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसका 0.53% रखता है। इतना बड़ा नहीं हिस्सा रखता है। मोटे मोटे रूप में लगभग 60% ये, 15% ये, 10% ये, लगभग 8% ये, लगभग 6% ये। और ओशिनिया लगभग 0.53% भाग रखता है। यदि मैं अब आगे विश्व के जो जनसंख्या में जो अधिक हिस्सा रखने वाले देशों की बात करूं तो सर्वाधिक जो वृद्धि है विश्व की जनसंख्या की जो सर्वाधिक वृद्धि है वो लगभग विकासशील एवं कम विकसित राष्ट्रों में रही है। जनसंख्या वितरण के स्थानिक दृष्टिकोण के अनुसार विश्व की लगभग 90% जनसंख्या उत्तरी
गोलार्ध में पाई जाती है। विश्व को जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से यदि मैं विभक्त करूं, विश्व को जनसंख्या के वितरण की दृष्टि से यदि मैं विभक्त करूं तो विश्व को लगभग 4 मोटे मोटे भागों में मैं बांट सकता हूं। विश्व को 4 मोटे मोटे भागों में बांट सकता हूं और ये भाग होंगे जैसे पहला सघन जनसंख्या का प्रदेश, दूसरा उसके बाद में सामान्य जनसंख्या का प्रदेश, उसके बाद विरल जनसंख्या का प्रदेश और चौथे नंबर पे अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश। तो आप ये थोड़े जो मैं मैप और डायग्राम बनाता हूँ और उसकी भी आप प्रैक्टिस करते चलें, क्योंकि इसे आप वापस अपने जो नोट्स हैं उनमें बना लिया है, जिससे आपका थोड़ा सा ये कार्य लगातार सुचारू रूप से आपके अभ्यास में रहे। भूगोल में मानचित्र तो बहुत महत्वपूर्ण होता ही है, तो आपको भी ये थोड़ा बहुत कार्य लगातार अपने जो नोट्स हैं उनमें करना चाहिए। आपको मोटे मोटे रूप से ये विश्व का मानचित्र दिखाई दे रहा है। हाँ, अब मैं विश्व की जो जनसंख्या के हमने जो वितरण के आधार पे 4 क्षेत्र बांटे हैं उनके मैं नाम लिख रहा हूँ, आप भी इसे थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें। पहला जो है वो सघन जनसंख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, सघन जनसंख्या के प्रदेश। दूसरा मैंने आपको बताया था सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। तीसरा विरल जनसंख्या के प्रदेश और चौथा अति न्यून जनसंख्या के प्रदेश। ये मैं मोटे मोटे रूप में बता चुका हूँ। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ जनसंख्या के जो सघन जनसंख्या के प्रदेश हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। विश्व के इस प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 भागों को रखा जाता है। इसमें पूर्वी एशिया में चीन, पूर्वी एशिया में ये चीन, पूर्वी एशिया का चीन। दूसरी बात करूं तो दूसरे की मैं बात करूं तो जापान और दक्षिणी कोरिया, जापान दक्षिणी कोरिया, जापान दक्षिणी कोरिया एवं ताइवान हांगकांग को मैं सम्मिलित करूंगा। उसके बाद दक्षिणी एशिया के अंतर्गत पाकिस्तान हो गया, आपके श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान श्रीलंका, ये जैसे सघन क्षेत्र हैं। तो पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान श्रीलंका, ये बांग्लादेश, बांग्लादेश हो गया, फिर हो गया नेपाल हो गया। नेपाल के बाद में मैं बात करूं संपूर्ण दक्षिणी एशिया को इसके अंतर्गत रखा जाता है। एशिया के उत्तरी पश्चिमी जो है सॉरी यूरोप के उत्तरी पश्चिमी जो भाग है यूरोप के, ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, ये यूके, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, जर्मनी के बाद में
बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, आयरलैंड हो गया, डेनमार्क, यानी ये वाला यूरोप का ये वाला भाग। तो इसके अंतर्गत डेनमार्क हो गया, स्पेन हो गया, इटली को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और उत्तरी पूर्वी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और दक्षिणी पूर्वी कनाडा है, उत्तरी पूर्वी यानी ये वाला भाग। ये तो मोटे मोटे रूप से मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक ये तो पहला एक, ये दो, ये तीन, ये वाले भाग और ये चार भाग। तो लगभग ये 4-5 भागों में सघन जनसंख्या के क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरे की बात करूं तो दूसरा जो हमने बताया था सामान्य जनसंख्या के प्रदेशों के अंतर्गत, जो सामान्य जनसंख्या के प्रदेश हैं उसके अंतर्गत एंडीज पर्वत पर, यदि मैं बात करूं एंडीज भी नहीं, मैं तो सीधा सा इनके अलावा ये जो क्षेत्र हैं, ये सारे सामान्य जनसंख्या के प्रदेश के अंतर्गत रखे जाएंगे। ये सारे सामान्य जनसंख्या में रखे जाएंगे। ठीक है, जिनमें मुख्य रूप से चुकाड़, कामरा और हम कह सकते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जो ये ऐसे क्षेत्र हैं इनके अंतर्गत जो सामान्य जनसंख्या के मुख्य रूप से क्षेत्र हैं। अगर मैं बात करूं विरल जनसंख्या के प्रदेशों के बारे में, तो ये विरल जनसंख्या के जो प्रदेश हैं, विरल जनसंख्या के जो प्रदेश हैं उसमें विश्व के लगभग केवल मात्र 5% जनसंख्या इसके अंतर्गत निवास करती है। इन जो क्षेत्रों की यदि मैं बात करूं, तो यहाँ पर बना आपको बहुत कम मात्रा में आपको मानव के अनुकूल परिस्थितियाँ मिलेगी। यहाँ पर जो इनकी स्थिति हो गया, इनका उच्चावच हो गया, इनकी जलवायु हो गया, उनकी परिस्थिति विषम परिस्थिति होती है, जिसके कारण से जनसंख्या वितरण कम मिलता है। अब मैं बात करूं अति न्यून जो जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं या प्रदेश हैं उनकी बात करूं, तो अति न्यून के अंदर जो जनसंख्या है वो बहुत हम कह सकते हैं बहुत नाम मात्र की मिलती है। ऐसे जो स्थान होते हैं वो प्राय निर्जन प्रदेश होते हैं, और निर्जन प्रदेशों के अंतर्गत जलवायु और धरातल की कठोरता होती है, और अति शीतल क्षेत्र होते हैं या उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं। उच्च धरातलीय वहाँ की जो विशेषता होती है वो होते हैं, या विषुवत रेखीय आर्द्रवन होते हैं, या मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं वो जनजातीय निवास के क्षेत्र होते हैं। तो यदि मैं बात करूं विश्व का जितने भी मरुस्थल हो गए, चाहे आपका कालारी का मरुस्थल हो गया, अटाकामा का मरुस्थल हो गया, गोबी का मरुस्थल हो गया, चाहे थार का मरुस्थल हो गया, जितने भी मरुस्थल हो गए, या हम कह सकते हैं जनसंख्या के निवास के लिए उपयुक्त नहीं हो, या बहुत कठोर जो जलवायु हो, तो ऐसे क्षेत्रों के अंतर्गत इन विरल अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्रों को रखा जाता है। तो इस टॉपिक में जो जनसंख्या का मैंने आपको वितरण विश्व में किस प्रकार से मैंने आपको ये बताया, अब मैं आपको जनसंख्या वितरण के जो जनसंख्या का जो वितरण है उसको प्रभावित करने वाले कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो जनसंख्या का अगर हम समग्र रूप से यदि बात करें, जनसंख्या की समग्र रूप से बात करें, तो जनसंख्या क्या
किस प्रकार से जनसंख्या का वितरण प्रभावित होता है। तो सबसे यदि मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, मैं इसमें लिखूंगा नहीं, मैं इसमें सबसे ज्यादा आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर मैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करूं तो मैं इसे लगभग 4 तरीके से या 4 भागों में मैं इसे समझा सकता हूं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो हर जगह यानी विश्वव्यापी जो कारक हैं उसको मैं बताऊंगा आपको। दूसरे के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि वहाँ के प्रादेशिक कारक भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। और उसके बाद इसमें तीसरा जो एक कारक होता है वो होता है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक यानी उसकी वहाँ की सांस्कृतिक ऐसे कौन से कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अगर मैं बात करूं तो लास्ट में है सामयिक कारक की। तो मैं 4 भागों में इसे बांट रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं विश्वव्यापी कारक के अंतर्गत। तो विश्वव्यापी कारक में सबसे पहले वहां की अवस्थिति, वहां की अवस्थिति, वहां की अवस्थिति के बारे में बात करूंगा, यानी वहां की लोकेशन कैसी है, वहां के आसपास की स्थिति कैसी है, वो किस भाग में स्थित है, वहां पर ऐसी कौन सी दशाएं हैं जो उसको प्रभावित कर रही है। तो सबसे पहली बात वहां की अवस्थिति कैसी है, ये उस जनसंख्या के निवास पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारक होती है। उसके बाद में बात करूं तो वहां की जलवायु की दशा कैसी है, जलवायु दशा कैसी है। तो वहां पर कठोर जलवायु है, वहां पर मानव के अनुकूल शीतोष्ण जलवायु है, वहां की जलवायु दशा बहुत बड़ा एक कारक के रूप में काम करती है। क्योंकि जो जलवायु है वो मानव को उस क्षेत्र की और अपने उस क्षेत्र की ओर आकर्षित करती है। क्यों? क्योंकि यदि मानव के अकॉर्डिंग, मानव के अनुकूल जलवायु है तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर मानव निवास करेंगे, और अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो वहाँ पर जनसंख्या निवास नहीं करेगी। और यदि मैं बात करूँ तो तीसरा मैं कारक लेता हूँ इसके अंतर्गत, विश्वव्यापी कारक के अंतर्गत यह है धरातल। धरातल भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि यदि धरातल मानव के अनुकूल है, मानव के अनुकूल मतलब समतल है, उबड़ खाबड़ नहीं है, यदि पर्वतों पर ऊंचाई मिलेगी, पर्वतों पर जनसंख्या का बसाव नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मानव के अनुकूल नहीं है, पर्वतों की जो स्थिति है मानव के लिए अनुकूल नहीं है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव पर्वतों पर जो है रहना संभव नहीं हो पाता है, या ऊंचे चोटीले ऊंचे भागों पर भी इस प्रकार जनसंख्या का बसाव नहीं मिलेगा। मगर जहाँ पर जल की पर्याप्तता हो, मानव के रहने के अनुकूल धरातल हो, बिल्कुल वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अवश्य मिलेगा। अब इसमें एक लास्ट आता है चौथा, जो समुद्र तल से ऊंचाई।
समुद्र तल से ऊंचाई की मैं बात करूं तो जो जो हम समुद्र तल से ऊंचाई की ओर जाएंगे वहां पर ठंडक बढ़ेगी या तापमान में गिरावट होगी। तो समुद्र के नजदीक मानव को उपयुक्त जलवायु मिलती है, उपयुक्त तापमान मिलता है और मानव समुद्र तल से जो जो ऊंचाई की ओर जाएंगे या तो मैंने उनका बसाव कम होता मिलता है। अब मैं आता हूँ प्रादेशिक कारक पर। प्रादेशिक कारक में पहला भूमि की बनावट कैसी है। भूमि की बनावट, भूमि की बनावट में लेता हूँ तो भूमि की बनावट यानी वो उबड़ खाबड़ तो नहीं है या है ना ऊंचे दुर्गम पर्वतीय भाग तो नहीं है, पठारी भाग तो नहीं है। तो ये सारा भाग भूमि की बनावट पर निर्भर करता है। समतल है तो वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करेगी। दूसरी बात करता हूँ जल की आपूर्ति। जल की आपूर्ति मानव को सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जल का बिल्कुल पर्याप्त रूप से भंडारण चाहिए। यानी जहाँ पे जल है मानव मैक्सिमम वहीं निवास करेगा। तो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल की आपूर्ति चाहिए और यदि जल उस क्षेत्र विशेष में पर्याप्त नहीं है तो मानव वहाँ पर निवास नहीं करेगा और अगर है तो वहाँ पर निवास करेगा। उसके बाद मिट्टियाँ, एक मिट्टी भी महत्वपूर्ण कारक होती है। एक मिट्टी महत्वपूर्ण कारक होती है। क्यों मिट्टी महत्वपूर्ण कारक क्यों होती है? क्योंकि उस क्षेत्र विशेष में पैदा होने वाले अन्न जो होते हैं वहाँ की मिट्टी पर, वहाँ के जो हम कह सकते हैं धरातल पर निर्भर करता है। तो वहाँ का जो अन्न है वो मुख्य रूप से वहाँ की पैदावार, वहाँ की जो उर्वरकता है मिट्टी की, वो उस क्षेत्र के जो जनसंख्या है उसको प्रभावित करेगी। उसके बाद में वहाँ की वनस्पति, वहाँ की वनस्पति किस प्रकार की है? वहाँ की वनस्पति मुख्य रूप से, अगर मैं बात करूँ वहाँ की वनस्पति की जो मुख्य रूप से वनस्पति कैसी है, वहाँ की वनस्पति कैसी है? तो वहाँ की वनस्पति अगर मानव के अनुकूल है या हम कह सकते हैं जैसे मरुस्थलों में कटीली झाड़ियाँ बिल्कुल है ना न्यून वनस्पति, तो वहाँ पर मानव का निवास संभव नहीं हो पाता है। मानव अपनी दैनिक आवश्यकताओं की जो वनस्पति आधारित आवश्यकता है उसे पूरा नहीं कर सकता। और यदि वहाँ जिस स्थान पर वनस्पति पर्याप्त है वहाँ पर बिल्कुल निश्चित रूप से जनसंख्या का बसाव मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ, अगला है इसके अंतर्गत खनिज। खनिज भी मानव को जो जनसंख्या होती है उसके बसाव का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। यानी जहाँ पर खनिज है और कुछ भी नहीं है तो भी वहाँ पर जनसंख्या का बसाव मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खनन किया जाएगा तो लोगों को वहाँ पर यानी फैक्ट्रियाँ लगानी, हम कह सकते हैं खनन के क्षेत्र वहाँ पर बना होंगे, प्रोडक्ट होंगे और जो प्रोडक्शन होगा उसके लिए लोगों को लाना पड़ेगा। लोगों को लाएंगे तो उस क्षेत्र में लोगों का बसाव होगा और लोगों का बसाव होगा फिर कॉलोनियाँ बनेगी और बना बड़े बड़े प्लांट लगेंगे। धीरे धीरे उस क्षेत्र में जनसंख्या बस जाती है। उसके बाद है लास्ट है इस टॉपिक में शक्ति के संसाधन। शक्ति के संसाधन की यदि मैं बात करूं तो शक्ति के जितने भी संसाधन हैं धीरे धीरे जहाँ पर भी शक्ति के संसाधन होंगे यानी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो शक्ति के संसाधन उपलब्ध होंगे तो जनसंख्या का बसाव वहाँ पर बिल्कुल मिलेगा और वो शक्ति के संसाधन जनसंख्या का जो वितरण है उसको बिल्कुल निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। अब मैं आता हूँ सांस्कृतिक कारक पर। मैंने आपको विश्वव्यापी कारक बताए, उसके बाद मैंने प्रादेशिक जो कारक है वो मैंने आपको बताए। अब मैं आ रहा हूँ सांस्कृतिक कारक पर।
इसमें सबसे बड़ा पहला जो बात कर रहा हूँ वो आर्थिक अवस्था की है। अगर आर्थिक दृष्टि से उस क्षेत्र में डेवलपमेंट है या आर्थिक स्तर अच्छा है तो जनसंख्या निश्चित रूप से वहाँ पर बसने का प्रयास करेगी। ठीक है, तो अगर आप किसी क्षेत्र विशेष पर नजर डालें जहाँ पर उद्योग आधारित जो हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था अच्छी है, उद्योग अच्छे डेवलप हैं, जनसंख्या वहाँ पर बिल्कुल रूप से मैंने प्रवासित होगी। क्यों? क्योंकि अगर रोजगार अगर आप पर्याप्त रूप से जनसंख्या को दे रहे हैं तो बाहर से भी लोग आ जाएंगे। अगर मैं बात करूँ यूपी और बिहार की, मुख्य रूप से यहाँ की जनसंख्या महाराष्ट्र की ओर प्रवास करती है रोजगार की कमी के कारण से। यहाँ पर रोजगार इतना पर्याप्त रूप से नहीं है, तो इन राज्यों के जो इन जो मैंने राज्य बताए हैं इनकी जो जनसंख्या है तो दूसरी जो स्थान की ओर प्रवास कर रही है। फिर इसके बाद में है दूसरा उन्नति का स्तर। उन्नति के स्तर की यदि मैं बात करूं, पहले मैंने बात की थी आर्थिक अवस्था की बात की, उसके बाद में उन्नति का स्तर। उन्नति का स्तर कैसा है, वहां पर डेवलपमेंट कैसा है। डेवलपमेंट की यदि मैं बात करूं तो मुख्य रूप से डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूं, उन्नति का स्तर है तो कैसा, यदि उन्नति अच्छी है तो जनसंख्या का बसाव उसकी ओर आकर्षित होगा, और अगर वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है तो जनसंख्या उस स्थान की ओर आकर्षित नहीं होगी। इसके बाद में बात करता हूँ राजनीतिक स्थिति की। राजनीतिक स्थिति, तो राजनीतिक यदि बिल्कुल स्थिरता है, सुदृढ़ राजनीति वहाँ की स्थिति है, और तो जनसंख्या वहाँ पर आकर्षित होगी। इसके वनस्पत यदि मैं बात करूँ इसके बिल्कुल उल्टा कि जहाँ पर राजनीति उठापटक हो, ये और अनेक प्रकार की समस्याएं हो, वहाँ पर जनसंख्या कभी भी बसेगी नहीं, ज़्यादा वहाँ पर नहीं हो सकता। उसके बाद में मैं परिवहन की बात करता हूँ। परिवहन के अगर परिवहन के सस्ते साधन उपलब्ध हैं, परिवहन के यदि सस्ते साधन उपलब्ध हैं तो जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में वहाँ मिलेगी। अगर मैं बात करूँ कि जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं तो वहाँ पर परिवहन का जो सबसे सस्ता साधन है रेल परिवहन और सड़क परिवहन वो आसानी से उपलब्ध रहता है, और इसी कारण से वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक मिलता है। और इसके बाद इस टॉपिक में लास्ट है व्यापार। अगर वो क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से उन्नत है, व्यापारिक जो स्थिति है बहुत अच्छी है, तो वहाँ पर जनसंख्या अधिक मिलेगी। अब है अंतिम है सामयिक कारक। सामयिक कारक जो है वो हमारा ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में चौथा और लास्ट है। और इसमें यदि मैं बात करूं तो वातावरण के अनुकूलन, वातावरण का जो अनुकूलन है, वातावरण का जो अनुकूलन है ये महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वातावरण का अनुकूलन यदि मैं बात करूं तो वातावरण जो मुख्य रूप से जनसंख्या को प्रभावित करता है वो ये मुख्य है कि वातावरण जहाँ पे मानव के अनुकूल होगा वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक मिलेगा। पारस्परिक दूसरा है इसमें पारस्परिक निर्भरता, यानी कोई भी जनसंख्या एक दूसरे से बिल्कुल परस्पर निर्भर होती है। वो अगर पारस्परिक निर्भरता है तो जनसंख्या का बसाव मिलेगा, और नहीं है तो कब मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो एक धर्म भी
एक महत्वपूर्ण कारक होता है। किसी क्षेत्र विशेष में एक विशेष धर्म के लोगों का बसाव जगह मिलता है, और अगर एक कम्युनिटी अगर वहाँ पर अधिक मात्रा में है तो और दूर से लोग उस कम्युनिटी के वहाँ आकर ही बसने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक धार्मिक एकता वहाँ पर मिलेगी। उसके बाद में है चौथा, मैं बात करूं तो सामाजिक जो मान्यताएं हैं, सामाजिक मान्यताएं भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है। और उसके बाद सामाजिक संरचना, उस स्थान पर या उस क्षेत्र में सामाजिक संरचना की यदि मैं बात करूं तो उस क्षेत्र में सामाजिक संरचना कैसी है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, ये उस क्षेत्र पर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को, जो हम कह सकते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, विश्वव्यापी कारक, प्रादेशिक कारक, सांस्कृतिक कारक, सामूहिक कारक, इसे मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। इस वीडियो में आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। और अब मैं अगले जो टॉपिक है, विश्व में जो जनसंख्या के जो महाजन समूह हैं उन पे मैं चर्चा करूंगा, और लास्ट में तीसरा जो हमारा इस चैप्टर का पार्ट रहेगा वो जनसंख्या घनत्व रहेगा। ठीक है, आप निरंतर महेश शिक्षा की यूट्यूब चैनल से जुड़ते रहें और अपनी जो समस्याएं हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।